ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड है। बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है और बहुत लेंदी बना दिया इस चैप्टर को, इसलिए यहाँ पर सिंपल हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ये है क्या, इस चैप्टर में कितना सारा पॉइंट्स हम लोगों को अभी फ़िलहाल नोट डाउन करना चाहिए, कितना दिमाग ख़राब करना है इस चैप्टर के बारे में। तो ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब करना है। जो 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है बस इसी पर डिस्कशन करते हैं और इस चैप्टर को क्लोज करते हैं ताकि आगे बढ़ पाए। तो फर्स्ट टॉपिक है इसका साइंटिफिक मेथड। अब बहुत सारा इसमें दिया होगा हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, फिजिक्स कहाँ से आया, नोमेनक्लेचर कैसे हुआ इसका, उस सब में नहीं जाते हैं अभी। जो एक है इसमें साइंटिफिक मेथड, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो साइंटिफिक मेथड क्या है? जैसा कि हम लोग को पता है, कोई भी मेथड हम लोग जो लैब में करते हैं वो साइंटिफिक मेथड कहलाता है। क्या करते हैं वहाँ पर? हम लोग कोई डेटा लेकर के कुछ वेरीफाई करते हैं, कुछ एपरेटस लेकर के सेटअप करते हैं। तो बहुत सारा चीज़ मिला करके वहाँ पर कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, कुछ थ्योरी बनाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो इस सारे चीज़ को करके हम लोग किसी एक रिजल्ट पर आते हैं, या कोई कुछ थ्योरी दिया किसी ऑब्जर्वेशन को करके, फिर उस थ्योरी को कोई क्या किया कि प्रूव करने की कोशिश किया विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स, और प्रूव नहीं हो पाया कि उस थ्योरी को गलत कर दिया। फिर कोई दूसरा थ्योरी दिया कि चलो ये ऐसे होता है, उसके बाद फिर उसको कोई प्रूव करने की कोशिश किया, नहीं प्रूव हो पाया तो उसको भी गलत कर दिया। जो प्रूव हो गया वो बन गया लॉ। तो ये साइंटिफिक मेथड कोई ऐसा नहीं है कि बहुत इसमें दिमाग खराब करना है। साइंटिफिक मेथड एक मेथड है या अप्रोच बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स टूल्स का यूज करते हैं, प्रिडिक्शन का यूज करते हैं, कुछ थ्योरी वहाँ अपना अप्लाई करते हैं, कुछ अप्रोच लेते हैं जो कंट्रोल्ड अप्रोच होता है। ऐसा नहीं कुछ भी करने के लिए बैठ गए, है ना। तो ये सारा चीज़ मिला करके इसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। इस पर और ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं पर भी इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा इसको खींचने का या तीरने का। अब नेक्स्ट आते हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन अप्रोच टू अंडरस्टैंड साइंस। इसको भी बहुत सिंपल से समझना है। यूनिफिकेशन मतलब क्या होता है? यूनिफाई मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को एक तरफ करना है, यानी किसी भी 2 या 3 चीज़ को क्लब करना, क्लब इट टुगेदर, तो उसको बोलते हैं यूनिफाई करना। रिडक्शन क्या होता है? तोड़ना। तो यूनिफाई हुआ जोड़ना, रिडक्शन मतलब हुआ तोड़ना। तो यहाँ यूनिफिकेशन मतलब क्या है कि बहुत सारा नेचर में इवेंट होते रहता है, जैसे फिनोमेना होते रहता है, उस सारे चीज़ को देखने का तरीका। तो सभी चीज़ को एक साथ यदि हम देखेंगे कभी कभी, तो जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, जैसे एक मैग्नेट है वो किसी एक नेल्स को अट्रैक्ट किया तो बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स लगाया। कोई एक चार्ज है तो चार्ज किसी और दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट किया तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लगा लिया। कोई मास है तो बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स लगा लिया। तो इसमें इस सारे चीज को एक टर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि चलो भाई फोर्स लगाया। यदि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो दोनों इंटर रिलेटेड होता है, इसलिए उस दोनों को एक करके यूनिफाई करके हम लोग बोलते हैं चलो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा लिया। तो ये यूनिफिकेशन प्रोसेस जो है, यूनिफिकेशन अप्रोच टू अंडरस्टैंड साइंस क्या है कि एक तीर से 2 या 3 चीज को देखना, एक ही नज़र से 2 या 3 चीज को देखना, या एक थ्योरी से 2 या 3 ऑब्जर्वेशन को समझ लेना। तो अलग अलग 50 थ्योरी नहीं बना करके एक थ्योरी ही सफिशियंट है यदि 1000 फिनोमेना को समझाने के लिए। तो उसको यूनिफाई करके, 1000 फिनोमेना को यूनिफाई करके हम लोग क्या करते हैं, एक थ्योरी पर ही काम कर लेते हैं। ये हो गया यूनिफिकेशन। दूसरा हो गया रिडक्शन।
तो रिडक्शन अप्रोच में क्या करते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं। मतलब क्या कि कोई भी बॉल मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, कोई फोर्स लगा होगा, ठीक है। अब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्यों है, चलो गर्म है, टेम्परेचर है उसमें, अब वो क्यों है, तो हम लोग उसके अंदर में जाते हैं जब, तो हमको दिखता है वहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या जो कुछ भी है उसका इंटरेक्शन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, उसकी वजह से ये सारा टेम्परेचर बन रहा है। तो जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं चीज़ों को ज़्यादा डिटेल्स में समझने के लिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन अप्रोच। फिर से वही बात है, ये सारा जितना थ्योरी है इस पर ज़्यादा दिमाग खराब करने का है ही नहीं। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस ओवरऑल 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस डिफाइन किया गया है और सारे फोर्स को उसी के अंदर में रखा गया है, चाहे वो जो कोई भी फोर्स हो। हम लोग जो पुश कर रहे हैं वो फोर्स हो या जो कोई भी फोर्स है, सारे फोर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स है। इस पर भी हम लोग शॉर्ट डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ये 2 मास के बीच में लगता है। यूनिवर्स में कोई भी 2 मास हो गया तो उसके बीच में जो मास की वजह से फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में 2 टाइप का फोर्स होता है, एक इलेक्ट्रिक हो गया, दूसरा मैग्नेटिक हो गया। क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को एक साथ लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो चार्ज और चार्ज के बीच लग सकता है, जो मैग्नेट और मैग्नेट के बीच लग सकता है, या मैग्नेट या किसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बीच लग सकता है। चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, चार्ज जब मूव करना शुरू करता है तो मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट करता है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स भी लगा सकता है। तो ये सारा चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर में आता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है और इसका रेंज 10⁻⁻15 होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से 10⁻⁷ पर रहे, कहने का मतलब ये है यदि दोनों की दूरी 10⁻⁷ हो जाए तो 10⁻15 से बड़ा हुआ, दूरी बढ़ गई। दूरी बढ़ने पर ये न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करता है। न्यूक्लियर फोर्स जब बहुत दूरी कम होगा, यानी 10⁻15 जो कि बहुत ही कम हुआ, क्योंकि माइनस पावर में है तो माइनस पावर में रहेगा, तो यदि हम नंबर बढ़ाएंगे तो वो मैग्नीट्यूड घटेगा। तो 10⁻15 10⁻14 से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। इसी तरह से 10⁻15 10⁻7 से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। तो है क्या कि ये न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज में काम करता है। जब बहुत नजदीक रहेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि होता है असल में न्यूक्लियस में दोनों बहुत नजदीक में रहता है, उस टाइम में ये न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। तो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में एक दूसरे से अटैच रहता है या बंधा हुआ रहता है। और एक तो ये काम करता है शॉर्ट रेंज में, लेकिन जब ये काम करता है तब ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ये बात समझने वाली बात है। एक तो ये काम करता है शॉर्ट रेंज में, लॉन्ग रेंज में इसका इफेक्ट 0 हो जाता है, लेकिन जब ये शॉर्ट रेंज में काम करता है तब यह स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन को न्यूक्लियस से निकालना मुश्किल है, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से निकालना मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन पर यह फोर्स काम नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी
वो ज़्यादा हो जाती है, 10⁻⁻15 नहीं रह जाता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं लास्ट कैटेगरी पर, जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करता है विदिन एटम, विदिन एन एलिमेंट, यानी प्रोटॉन के अंदर में ही काम करेगा। इसका रेंज और कम है, न्यूट्रॉन के अंदर में ही काम करेगा। और वो काम करके करेगा क्या? तो काम करके उसको तोड़ेगा। तो कभी कभी न्यूट्रॉन टूट करके प्रोटॉन बन जाता है, कभी कभी प्रोटॉन टूट करके न्यूट्रॉन बन जाता है। वो जिस वजह से होता है, जिस फोर्स की वजह से होता है, वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। बस इतना ही इसमें डिस्कशन है। इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर जो है, कौन फोर्स किससे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो देखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग है न्यूक्लियर फोर्स। हम लोग न्यूक्लियर फोर्स में 2 या 3 नहीं करेंगे डिवाइड, स्ट्रांग और वीक को अलग अलग नहीं करके न्यूक्लियर फोर्स एक ही फोर्स बोलेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांगर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांगर है न्यूक्लियर फोर्स। अब बात यहाँ पर आती है कि क्या जब न्यूक्लियर फोर्स लग रहा था तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा था, या ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रहा था? यस, लग रहा था, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम था। तो इसलिए न्यूक्लियर फोर्स जब लग रहा है तो हम न्यूक्लियर फोर्स की ही बात करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और देखेंगे यदि ग्रेविटेशन फोर्स बहुत कम लग रहा है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और कोई बात नहीं है। बाकी जब भी हमको मिलेगा कोई भी पार्टिकल, उसमें यदि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो यदि मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यदि मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और यदि शॉर्ट रेंज में है कोई भी 2 पार्टिकल तो उस पर न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। बस इतनी सी ही बात है, और ये चैप्टर इतना ही है। इस चैप्टर में इतना ही कंटेंट है, इससे ज़्यादा कंटेंट नहीं है, इसलिए इस पर अटक के नहीं रहना है। थैंक यू।